ओके, सो अब यहाँ पे परमिशन जो थी ऑफिशियली इसको हम बोलते थे कंसेंट टू एस्टेब्लिश, राइट, एंड कंसेंट टू ऑपरेट आर ग्रांटेड टू रेगुलेट इंडस्ट्री जो कुछ ऐसे एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करती हैं जिनसे पॉल्यूशंस एमिट होता है, राइट, इनटू द एनवायरनमेंट, जो कि हार्म करती है एनवायरनमेंट को। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज को इन्फॉर्म करना होगा एसपीसीबीज को थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन। अब इसमें जैसे बात करें हम वाइट कैटेगरी सेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, तो ये इंक्लूड्स करते हैं जैसे प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, इनको हम वाइट कैटेगरी के अंदर ही कैटेगराइज कर देते हैं। और ये किसने किया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसमें आ जाते हैं विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, देन बाईसाइकिल असेंबली एटसेट्रा। कैटेगराइजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर बेस्ड ऑन पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर्स। वाइट कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? सेक्टर्स जहां पे मिनिमल या फिर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन इम्पैक्ट नहीं होता। और इसमें आ जाते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद रेड कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जहाँ पे पोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड एग्जाम्पल जैसे माइनिंग की बात करें, माइनिंग जो है रेड कैटेगरी में आता है। ग्रीन कैटेगरी में आते हैं सेक्टर जहाँ पे लो मॉडरेट पोल्यूशन इम्पैक्ट होता है, एग्जाम्पल जैसे राइस एंड फ्लोर मिल्स। ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं सेक्टर्स विद मॉडरेट टू हाई पॉल्यूशन इम्पैक्ट, एग्जाम्पल जैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अगर हम एमिशंस फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च, इसमें से कितना एमिशन होता है 15 ईयर्स में? अगर हम पूरे 15 साल में देखिए तो 15 सालों में क्या हुआ है? रॉकेट लॉन्च पर ईयर जो ट्रिपल हो चुका है, और जो सैटेलाइट्स है जो कि ऑर्बिट कर रही है प्लैनेट्स में, वो भी इंक्रीज हो गई हैं लगभग 10 गुना। सो इनका एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट होता है, जो रॉकेट हम लॉन्च करते हैं इनका क्या एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट होता है, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि एल्यूमिना, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है AI2O3, एंड ब्लैक कार्बन सूट AI2O3 एंड सूट, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस को अर्थ से, दस रिजल्टिंग इन वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड कंसीक्वेंट इसका ओजोन डिप्लीशंस भी होता है। मतलब क्या हो रहा है, जब ये एल्यूमिना और ब्लैक कार्बन होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, इन्होंने ट्रैप कर लिया है। ट्रैप किया है तो क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और डिप्लीशंस होता है ओजोन का। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो हम अर्थ के रॉकेट लॉन्च करते हैं ये प्रोड्यूस करता है सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ CO2 देन एयरप्लेन फ्लाइट। CO2 बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटेलिक ऐश की बात करें तो डिसरप्ट कर सकता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होगा? जो कॉस्मिक रेडिएशंस है वो हमारा आ सकता है अर्थ पे, और ये प्लैनेट के जो सरफेस है उसको रीच कर सकता है, राइट। उसके बाद जैसे ग्रीन रॉकेट्स की बात करें, ये इस पे हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, प्रोड्यूस करता है वाटर वेपर विच इज ग्रीन हाउस गैस एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड। सो मेजर्स क्या क्या लिए हैं कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशंस को, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स, इसमें क्या होता है 1/20 ऑफ द फ्यूल ऑफ टिपिकल ग्राउंड लॉन्च्ड heavy lift rockets, trajectory control for re-entry। न्यू एफर्ट सजेस्ट करते हैं कि जो बर्निंग सैटेलाइट्स है, जब हम बर्न करते हैं सैटेलाइट्स को लोअर एल्टीट्यूड्स पे, टू अलाउ मेटल ऑक्साइड टू सेटल बैक टू अर्थ फास्टर। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स, जैसे कि बायोप्रोपेन यूज कर सकते हैं हम, रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया, रिसेंटली एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया ने रिलीज की है। इट वाज रिलीज्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एम क्या है? सिस्टमैटिकली एग्जामिन करना है लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न को, ताकि
इनवैल्यूएबल इंसाइट दी जाए into the evolving dynamics of our environment राइट। तो की हाइलाइट्स क्या है इस एटलस के? एग्रीकल्चर पास्ट 17 ईयर्स में अगर हम कंपेयर करें तो खरीफ एंड रबी क्रॉप लैंड एक्सपैंड हुई है एंड फेलो जो लैंड है वो डिमिनिश हुई है। डबल ट्रिपल एनुअल क्रॉपिंग एरियाज भी इंक्रीज हुए हैं 82.22% से। डबल ट्रिपल क्रॉप लैंड एरियाज है जहाँ पे क्रॉप्स को सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं 2 या 3 बार एक उसमें एक इन वन क्रॉप ईयर। 2005 से ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इंक्रीज हुई है अंटिल 2016-17 आफ्टर विच इट विटनेस्ड अ डिक्लाइन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यहाँ पे 2005 से 16-17 तक इंक्रीज हुई थी, 16-17 के बाद ये डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्ट अप लैंड शोज करता है इंक्रीज, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ हुई है 30.77% का सिंस 2005। बिल्ट अप एरिया का मतलब होता है एक एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स, पेव्ड सरफेसेस, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल साइट्स एंड अर्बन ग्रीन एरियाज होते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रिपोर्ट जो है और टू NGT शोज करती है कि 80% इन्वायरमेंट फंड्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड हो रहता है। तो रिसीव करता है कॉम्पेंसेशन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज। डीलर manufacturer is required to pay 1% EPC for specified new diesel vehicles registered only in Delhi and NCR. तो it is received as per order of the Supreme Court. Environmental compensation में क्या होता है कि एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोटेक्शंस के लिए इन्वायरमेंट का, जो वर्क करता है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल से। इट इज रिसीव्ड एज पर ऑर्डर्स ऑफ NGT। CPCB स्ट्रेटजी बॉडी है, फॉर्म्ड हुई है अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। इट इज एंट्रस्टेड विद पावर्स एंड फंक्शंस अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर फंक्शन करती है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। CPCB along with the state pollution control boards responsible है for implementation of legislations relating to prevention and control of environmental pollution। CPCB क्या करती है? प्रमोट्स करती है जैसे क्लीनलीनेस को। क्लीनलीनेस किसका? स्ट्रीम्स का, वेल्स का। एंड एम है इम्प्रूव करना एयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल भी है न्यूज़ में, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, स्टेटेड दैट गंगा रिवर इज फेसिंग फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग न्यू दिल्ली है। अदर्स अगर हम देखें तो ये भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी बैठते हैं लोग। एक स्ट्रैटेजी बॉडी के तहत इसको एस्टेब्लिश करते हैं अंडर द NGT एक्ट 2010। कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज़ हेडेड बाय चेयरपर्सन होते हैं, 10 से 20 जुडिशियल एज वेल एज एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत गाइडेंस होती है एंड इट इज़ नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। पावर अगर देखें, पावर होती है सिविल कोड की, पावर टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, पावर टू ग्रांट रिलीफ in the form of compensation and damages to affected person। मैंडेट्स की बात करें, स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी होती है, एक्सपर्टीज के साथ इक्विप्ड होती है solely to adjudicate environmental cases in the country। सो अब अगर यहाँ पे बात करें हम NGT's लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 में, फिर आता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में, फिर आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसके बाद आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 एंड उसके बाद आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्पोजल होता है एप्लीकेंट्स का या फिर अपीलिंग का विद इन 6 months ऑफ फिलिंग ऑफ द सेम।
अपील की बात करें, ऑर्डर्स आर बाइंडिंग बट नॉट फाइनल। ऑर्डर्स जो है वो बाइंडिंग है लेकिन फाइनल नहीं है, रिव्यू कर सकते हैं अपने जजमेंट को। और एन अपील कुड बी मेड इन एससी विद इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। बेंचेस की बात करें, एनजीटी के पास प्रिजन्स होती है 5 जोन्स में। नॉर्थ प्रिंसिपल बेंच हेडक्वार्टर इन दिल्ली, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करें, हेडक्वार्टर इनका होता है हरियाणा में, इंडिया में। एंड बात करें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, तो एम क्या है, डेवलप करना, डिससेमिनेट करना टेक्नोलॉजीज को, मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना नेशनल पॉलिसीज को फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर resources. It was established in 1970 by renaming the Exploratory Tube Wells Organization, and under the Ministry of Agriculture आता है Central Ground Water Board। एंड मिनिस्ट्री में इसमें कौन कौन होता है, सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फंक्शन होता है जिससे ग्राउंड वाटर को असेस करना। मैप्स एक्विपर्स एंड इवेलुएट्स अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी की, पानी की क्वालिटी कितनी, अवेलेबिलिटी कहाँ है। मॉनिटरिंग में देखिए अगर हम, तो 25,000 प्लस ऑब्जर्वेशन वेल्स टू ट्रैक ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड क्वालिटी। रेगुलेशन की बात करें तो कुछ गाइडलाइंस को डेवलप करती हैं, पॉलिसीज को भी, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसका सस्टेनेबल यूज हो सके। साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करती है, हाइड्रोजियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस की। इनिशिएटिव देखें तो नेशनल एक्विपर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम मैप्स एक्विपर्स एंड सजेस्ट करती है रीजन स्पेसिफिक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान की। हर एक रीजन में अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो आती हैं, और वो किसके बेसिस पे होती है, वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट्स क्या करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट्स करता है। एंड रिचार्ज टेक्निक्स टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस की बात करें, रिकमेंड करता है स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को फॉर कंट्रोलिंग ग्राउंड वाटर ओवर यूज। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्ट्स इंडाइसेस की बात करें, डायनेमिक्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड एनुअल रिपोर्ट जो असेस करती है ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को, ट्रेंड्स को। ग्राउंड वाटर ईयर बुक समराइज करती है स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड क्वालिटी। एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्ड एक्विफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। कमिटी कौन कौन सी है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। रिप्लेस करती है एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंडेट अगर हम बात करें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। एम क्या होता है, अचीव करना बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। की फंक्शंस क्या होते हैं, रिलीजेस करती है स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस को फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। इम्पोज करती है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू 1 crore rupees और बोथ। ओके, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 सो इंडेक्स को रिलीज करते नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 4th एडिशन होता है रिपोर्ट का, मेजर्स करता है, ट्रैक करता है नेशनल प्रोग्रेस को सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में भी। 113 इंडिकेटर्स align to Ministry of Statistics and Programs Implementations National Indicator Framework। स्कोर रेंज की बात करें 0 से 100 होती है। स्कोर की बात करें 100 का मतलब होता है स्टेट यूनियन टेरिटरी अचीव करते हैं टारगेट सेट्स फॉर 2030। स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं 4 कैटेगरीज में, जैसे कि अचीवर,
and front runners and after that performers and उसके बाद aspirants की findings अगर हम देखें तो composite score for India वो improve हो चुका है, जितने भी states हैं उन्होंने improvement show किया है overall score में। टॉप स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, केरला यहाँ पे टॉप स्टेट है। टॉप यूनियन टेरिटरी की बात करें तो भाई चंडीगढ़ यहाँ पे है। अदर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन in consultation with concerned ministries, United Nation agencies and other stakeholders. Annual report facilitates करती है monitoring किसका, sustainable development goal progress का at national level। की finding क्या क्या है इसकी, positive progress दिखाई गई है in some indicators of no poverty, zero hunger, gender equality, clean water and sanitation, reduce inequalities, sustainable cities and communities। So sustainable development report जो आई है 2024 की, it is released by United Nations Sustainable Development Solution Network and key highlights क्या है reports के, on average only 16% of the sustainable development goal targets ये ट्रैक पे है जिनको एनुअली मीट किया जाएगा 2030 में, 16% को बस। फिनलैंड की रैंक 1 है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद भाई डेनमार्क है। इंडिया की रैंक 109 है आउट ऑफ 166 कंट्रीज with on track performance in poverty reduction and quality education targets while decreasing progress in sustainable cities and climate action targets। So new index की बात करें सपोर्ट का, टू यूनाइटेड नेशन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म रैंक करती है कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। देन बारबाडोस रैंक हाईएस्ट, इंडिया 139 प्लेस पे है, यूएसए की जो रैंक है वो लास्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2024 की, तो इट वाज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। की फाइंडिंग्स क्या क्या है रिपोर्ट्स के, 17% जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है टारगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। इंडिया का जो स्टेटस है अचीव करने में मतलब पॉजिटिव प्रोग्रेस शो कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। SDG 4 इंक्रीज हुआ है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। SDG 7 की बात करें इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी में भी स्टडी इंक्रीज दिखाई गई है, देखने को मिली है इन वैल्यू फ्रॉम 2014 to 15 to 23-24। SDG 9 की बात करें नंबर ऑफ पेशेंट्स इशूड फ्रॉम 15-16 to 23-24। चिपको मूवमेंट, सो 2023 मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था, हमने सभी ने पढ़ा है इसको। सो एक नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट होता है फॉरेस्ट की कटिंग के अगेंस्ट, रेनी विलेज में शुरू होता है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओरिजिन अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था एंड वो स्टार्टेड बाय राजस्थान की जो बिश्नोई कम्युनिटी है उन्होंने इसको शुरू किया था। सो जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है, वो भी बिश्नोई कम्युनिटी से ही बिलोंग करता। सो इट वाज लेड बाय अमृता देवी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ देन किंग ऑफ जोधपुर। जोधपुर के किंग होते हैं अमृता देवी ने ये शुरू किया था। So resulted in royal decree that banned cutting of trees in all Bishnoi villages। Primarily village की जो women है वो इस मूवमेंट को शुरू करती हैं एंड इसमें कुछ लीडर्स भी आते हैं जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट एंड गोरवा देवी एटसेट्रा। तो क्यों इसको इतना जाना जाता है, इट इज़ रेनोन फॉर इट्स कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ विमेन मैनिफेस्टिंग द फिलोसफी ऑफ इको फेमिनिज्म। फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एग्जामिन करता है कनेक्शन बिटवीन इकोलॉजिकल कंसर्न एंड विमेन की किस तरह से जो विमेन है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस के लिए वो
लड़ी थी। दूसरे मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट देखें तो इसमें जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट आता है 1973 का अगेंस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द कुंडा पुझा रिवर इन पलक्कड़ केरला। अपिको मूवमेंट आता है 1983 में लेड बाई पंदुरुंगा हेगड़े इन कर्नाटकाज वेस्टर्न घाट्स। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का लेड बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मेधा पटकर अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑन नर्मदा। उसके बाद आता है दूसरे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट आते हैं जैसे कि चिलिका बचाओ आंदोलन अगेंस्ट बॉक्साइट माइनिंग इन काशीपुर। उसके बाद आता है गंधामर्दन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस एटसेट्रा। सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग अगर हम देखें तो इट कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द 7th issues ऑफ द एनवी स्टैट्स इंडिया 2024। एनवायरमेंट अकाउंट्स की बात करें अगर हम सो एनवी स्टैट्स का मतलब होता है एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स हैव बीन कंपाइल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द SEEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट जिसे एनवायरमेंट के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस एंड मेन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। पब्लिकेशन इंक्लूड्स करता है 4 एरियाज एनर्जी अकाउंट्स, ओशन अकाउंट्स, सोइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। की हाइलाइट्स क्या है एनवी स्टेट्स के? इंडिया इमर्ज हो चुका है वर्ल्ड का लीडर एनर्जी ट्रांजिशन में। 72% इंक्रीज इन नंबर एंड अराउंड 60% इंक्रीज इन एरिया फॉर टोटल प्रोटेक्टेड एरिया ड्यूरिंग 2023। कवरेज देखिए मैनग्रोव्स के इंक्रीज हो चुका है 8% तक ड्यूरिंग 2013 to 21। उसके बाद सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग की बात करें तो एग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स डिस्क्राइब करता है इंटरैक्शन बिटवीन द इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट एज वेल एज द स्टॉक्स एंड चेंजेस इन स्टॉक्स ऑफ एनवायरमेंटल एसेट्स। 2 साइड्स है सिया सेंट्रल फ्रेमवर्क एंड सिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग। CF सेंट्रल फ्रेमवर्क मेजर करता है एनवायरमेंटल एसेट्स को, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को एंड द इकोनॉमी जो उनको यूज करती है, एग्जाम्पल जैसे टिम्बर, वाटर, फिश, सॉइल। CIEA मेजर करता है इकोसिस्टम को एंड द सर्विस दे प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फॉरेस्ट, रिवर, कोरल रीफ एटसेट्रा। अदर एनवायरमेंटल accounts in India. National Statistical Office under MOSPI is mandated with the development of environment statistics and methodology of natural resource accounts for India. MOSPI ने रिलीज किया strategy for environment economic accounts in India. इंडिया पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। NCABS को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ CBD इन 2017। फर्स्ट एनवी स्टैट्स की बात करें सो इट वाज रिलीज्ड इन 2018 ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ पीर पर्था दासगुप्ता कमेटी। उसके बाद बात करें ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने लॉन्च किया है। तो अगर बात करें ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की, उत्तराखंड पहला इंडियन स्टेट है जिसने लॉन्च किया है ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की बात करें नोवेल मेथड है जिसमें इवैल्यूएट किया जाएगा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को विच इज कोज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस। 4 पिलर्स होंगे जैसे GEP1 एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर, GEP ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो GEP इंडेक्स का मतलब है जैसे एयर GEP इंडेक्स प्लस वाटर GEP इंडेक्स प्लस सॉइल GEP इंडेक्स प्लस फॉरेस्ट GEP इंडेक्स। ये सब सिग्निफिकेंस क्या होगा, इससे क्या होगा हम असेस कर पाएंगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एंड क्वांटिफाई कर पाएंगे हम कॉन्ट्रीब्यूशंस किसका, नेचुरल इकोसिस्टम्स का टू द इकोनॉमी एंड ओवरऑल वेलफेयर।
अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी की, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। सो स्टेटस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड्स हाइड्रो इन टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी 45.0% नवंबर 2023 के हिसाब से। सोर्स वाइज शेयर करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें, सोलर एनर्जी का 20.6% है, विंड एनर्जी का 10.5% है, हाइड्रो का 10.3% है, बायोमास पावर का 2.3%, स्मॉल हाइड्रो पावर का 1.1%, वेस्ट टू एनर्जी से हम 0.1% एनर्जी बना पा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रो हो चुकी है लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो ये 165% तक ग्रो हो चुकी है। लीडिंग स्टेट जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, राजस्थान अभी टॉप लिस्ट में है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें, इंडिया की जो रैंक है वो 4th है ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। इंडिया ने जापान को लीड किया है, इंडिया जो है वो लीड हुई है, टॉप रैंक पे आई है। देन जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन 2023 में, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के हिसाब से। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं इंडिया में, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। PLI स्कीम क्या है, फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, जिसमें हम अचीव करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गीगावाट स्केल इन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। PM कुसुम इनकम जनरेशन होगी फार्मर्स के लिए, सोलर पावर प्लांट जो है फर्टाइल लैंड्स में उनको जनरेट किया जाएगा। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें कि रूफटॉप सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में। सोलर पार्क स्कीम में क्या होगा, प्रोवाइड करेंगे हम सोलर पावर डेवलपर्स विद प्लग एंड प्ले मोटर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में क्या होगा, फैसिलिटेट करेंगे रिन्यूएबल पावर इवैक्यूएशंस को और रीशेप करेंगे ग्रिड का फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स की अगर हम बात करें इंडिया में, सो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 500 गीगावाट तक हमारा टारगेट रहेगा बाय 2030। एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम कहाँ से लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, एंड बाय 2030। सो यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन से। और लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। बाय बाय, बाद में मिलेंगे मेरी मम्मा। थैंक यू। कुछ चीज हो रहा है।